इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया, और बड़ा डिसीजन हम ना कहें, ये कहें कि वो एक क्लैरिफिकेशन है। और क्लैरिफिकेशन ऐसा कि हर एक व्यक्ति को जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करता है और बाय चांस किसी कारणवश डिफ़ॉल्टर हो गया, डिफ़ॉल्टर इन द सेंस कि अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, ये संभव है कि बहुत से लोगों की किस्तें न जमा हो पाई हों। ये भी संभव है कि जो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है उसके बाद अभी खुले तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ना हो कि वो अपनी किस्तें जमा कर सकें और वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। डिफ़ॉल्टर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ही एनपीए कहते हैं। एनपीए से मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक का एसेट तो है, बैंक की बैलेंस शीट में तो वो लिखा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती। इस आधार पर मोदी जी ने पीछे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिस समय अरुण जेटली बैठे थे, उस समय ये निर्णय किया था कि हम बैंकों को एकदम क्लियर करेंगे। क्लियर करने का मतलब है बैंक की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस हम काउंट करेंगे। होता क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस बैंक की डाउन जा रही है, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उन पर ब्याज बढ़ता जा रहा है और उसी के आधार पर बैलेंस शीट बढ़ती जा रही है। तो मोदी जी ने निर्णय लिया कि हम ये जो बैलेंस शीट बढ़ाने वाला काम हमारा वर्षों से चल रहा है बैंकों का, और बैंकें प्रॉफिट दिखाती रहती है कि हमारा इतना प्रॉफिट है, हकीकत में ट्रू नेचर निकल कर आना चाहिए कि बैंकों के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको बैलेंस शीट में इंक्लूड ना किया जाए। अब उसके लिए व्यवस्था ये लाई गई कि वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए, जो भी पैसा निकले वो कर्जदार से निकाल लिया जाए और निकाल कर अपनी जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन किया जाए। बैलेंस शीट मेंटेन करते समय कम से कम पूरे देश को ये पता लगेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता लगेगा कि वाकई में हमारी बैंकों की सिचुएशन क्या है। बैंकों की खस्ता हालत को देखते हुए पहले ही मोदी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हम कई एक बैंकों को इकट्ठा कर करके उनको बड़ा कमर्शियल बैंक बनाएंगे। वो उसका कारण ये है क्योंकि डब्ल्यूटीओ के हम सदस्य हैं, इसलिए फॉरेन बैंक्स भारत में बहुत सारे खुल गए हैं और वो चूंकि बड़े स्ट्रक्चर के हैं इसलिए बड़े फंड्स वो ले जाते हैं। हमारी बैंकें छोटे छोटे ब्रांच में रहती हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा रहता है और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स देने होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इंगेज करना होता है, इसलिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से बैंकें घाटे में जाती रहती हैं। तो दो कारण बैंकों के घाटे में जाने का है, एक तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा जो दूसरा वो ये है कि एनपीएस की बैलेंस शीट दिखाई देती है जो कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं होती। इसलिए पहला स्टेप तो ले लिया गया कि बैंकों को मर्ज कर दिया जाए और मर्ज करके उनको बड़ा कमर्शियल बैंक बनाया जाए जो कि कम इंफ्रास्ट्रक्चर में या एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंक की मोबिलिटी गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर तक हो जाएगी, परिणाम अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा निर्णय ये लिया था कि एनपीएस जितने हैं उनको जैसे भी चाहें वो ऐसे वन टाइम सेटलमेंट, हालांकि पहले भी होता था लेकिन अभी ज़्यादा जोर दिया गया कि वन टाइम सेटलमेंट करके वो अपनी जो आपकी चालू बैलेंस शीट है उसमें उसको डालिए। नहीं तो हम जो एनपीए की बैलेंस शीट है, जिनके एसेट्स परफॉर्मिंग नहीं हैं और आपकी नज़र में ये एनपीए हो चुके हैं, उनको उस चालू बैलेंस शीट से बाहर निकालिए और अब ओरिजिनल आपकी प्रॉफिट बताइए। इसलिए बैंकों ने रिकवरी करने की स्पीड बढ़ा दी, बैंकों ने वन टाइम सेटलमेंट की स्पीड बढ़ा दी। बैंकें अब चूँकि चालू बैलेंस शीट है, इसलिए चालू बैलेंस शीट घाटे में जा रही है, इसको फ़ायदे में लाने के लिए एनपीएस को इधर बैलेंस करेंगे। बैंकों ने सेटलमेंट करने शुरू कर दिए, लोगों से बात करनी शुरू कर दी, वन टाइम सेटलमेंट बुला बुला कर करे गए। उसके बावजूद चूँकि पैंडेमिक का टाइम है, उसके बावजूद वन टाइम सेटलमेंट हो गया। नहीं तो अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट में पूरी पावर दे दी गई है। सरफेसी एक्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और स्ट्रॉन्ग इस लेवल का कर दिया गया है कि वो रिकवरी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को भी डायरेक्ट बेच सकते हैं, अब आपसे पूछने पाछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोगों के साथ जब उन्होंने पहला अपॉर्चुनिटी दी, नोटिस दिया कि आप आएँ, एक टेबल पर बैठें और हमको हमारे साथ सेटलमेंट कर लें, और वो जो आपका कर्जा है उसको जो भी हमारा आपका सेटलमेंट होता है वो वन टाइम देकर आपको हम बिल्कुल फ्री घोषित कर देंगे। लोगों ने वो सेटलमेंट करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी ऐसी रही जिसने सेटलमेंट तो कर लिया वन टेबल पर बैठकर, लेकिन उसने पेमेंट नहीं जमा किया और वो बैंक से समय पर और समय मांगता रहा।
ये जो बैंक से समय मांगा गया, उसके बाद कुछ बैंकों ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने कहा कि साहब हम ये जो ओटीएस है, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट है, ये टाइम पास होने के बाद जिन कंडीशंस पर जिन तारीख तक आपको पैसा जमा करना था, या जो भी सेटलमेंट हुआ था कि किस्तों में देंगे, इकट्ठा देंगे, 1 साल में देंगे, 6 महीने में देंगे, 2 साल में देंगे, जो भी आपके साथ सेटलमेंट हुआ था, वो सेटलमेंट अगर पूरा नहीं करती कोई पार्टी, तो फिर वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा, वो सेटलमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन अगर वायलेट होती है तो फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पर चले आएंगे जो आपका एनपीए बैंक में है। और अब वो एनपीए के आधार पर डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी जिसको कहते हैं, डीआरटी के माध्यम से सरफेसी एक्ट लागू करके आपकी प्रॉपर्टी से रिकवरी डायरेक्ट चालू हो जाएगी। आपको अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। ऐसा बैंकों ने जब करना शुरू किया, सरफेसी एक्ट में प्रॉपर्टी डायरेक्ट रिकवरी करनी शुरू की, प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू किया। ऐसा जब जब्त करना शुरू किया तो लोग कोर्ट चले गए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पार्टी गई, उसने कहा जब हमारी वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है तो फिर ये हमारी प्रॉपर्टी क्यों एक्वायर कर रहे हैं। बैंक ने कोर्ट में कहा कि वन टाइम सेटलमेंट तो हो चुका है, लेकिन इन्होंने कंडीशंस का वायलेशन किया, इन्होंने समय पर, जो समय तय हुआ था उस समय पर इन्होंने पैसा नहीं दिया, या इन्होंने इनिशिएट नहीं किया, और जो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बिहेव नहीं किया। इसलिए अब मजबूरी थी कि हम सरफेसी के तहत डीआरटी को भेज दें और डीआरटी सीधी रिकवरी शुरू कर दे और प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना शुरू कर दे, जो भी उस पर गारंटी पर रखी हुई प्रॉपर्टी थी। पार्टी ने बहुत जोरदार बहस की। बहस करते समय पार्टी ने कहा कि साहब हम तो देने के लिए तैयार थे, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये टेक्निकल फॉल्ट, वो टेक्निकल, बहुत सारी बातें उसने पार्टी ने की। ऑनरेबल कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ओटीएस तभी लागू होगा जब आप उसको परफॉर्म करेंगे। अगर आप टाइम से परफॉर्म नहीं करते, जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म नहीं करते, तो फिर ओटीएस कैंसिल हो जाएगा, और जो पुरानी रिकवरी का तरीका है वो रिकवरी का तरीका अपनाते हुए बैंक को यह अधिकार होगा कि वो सीधे रिकवरी आपकी प्रॉपर्टी से कर ले। मुझे लगता है ये एक बड़ा निर्णय है, और पूरे देश में चूंकि इस समय सेटलमेंट चल रहे हैं, तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप बैंक से संपर्क करिए। बैंक, चूंकि मोदी जी की ये पॉलिसी है कि बैंक की जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है वो दिखनी चाहिए, एनपीएस नहीं दिखनी चाहिए, ओरिजिनल बैलेंस शीट कमज़ोर जा रही है चूँकि पेंडेमिक का टाइम है, और इस समय इकोनॉमी भी डाउन है, पूरे वर्ल्ड की डाउन है, तो बैंकों को पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आप दे सकते हैं तो जाकर वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। बहुत अच्छे से वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट करते समय कोई भी हाइपोथेटिकल कंडीशन मत मानिए। आप जिस समय कर रहे हैं उस समय ये कह अपनी क्षमताओं के अनुसार, जब आपके पास सरप्लस क्षमता हो, जैसे आपको लगता है कि हम 1 साल में जमा कर देंगे, तो आप उनसे 1.5 साल का समय लीजिए, कहीं हम 1.5 साल में जमा करेंगे। और जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो हो सकता है आप 6 महीने में जमा करने लायक हैं, आपको 1.5 महीने का टाइम दिया, 1.5 साल का टाइम दिया है, तो आप 6 महीने में जमा कर दीजिए, उससे कंटक काटिए। नहीं तो 1.5 साल का समय आपने लिया है, और अगर 1.5 साल के बाद एक भी किस्त रह गई बाकी, बाई चांस हो गया और आपने पैसा जमा कर दिया, तो फिर ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो पेमेंट जमा होगा वो पेमेंट मेन रिकवरी में मान लिया जाएगा, और अब आपके ऊपर सरफेसी भी लागू हो जाएगा। इस कानून जब भी बनते हैं, डिसीजन जब भी आते हैं, उनमें यूज़ और मिसयूज़ उनका होता ही है। इसलिए बैंकें उसका मिसयूज़ करें और भविष्य में इस जजमेंट के आधार पर वो कुछ और इनिशिएट करें, उससे पहले हमको अपना मन मस्तिष्क संभाल कर ही उनके साथ सेटलमेंट करना चाहिए। अपनी क्षमताओं से डबल टाइम लेना चाहिए, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा हमको कंडीशंस रखनी चाहिए। नहीं होती तो बात अलग है, लेकिन हमको कंडीशन रखनी चाहिए। बैंक सेटलमेंट कर रही हैं और आपको पेमेंट जमा कर देना चाहिए। अगर एक बार में ही जमा कर सकते हैं, टाइम 6 महीने का है, फिर भी एक बार में जमा कर देना चाहिए और नो ड्यूज ले लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे टेबल पर हम बैठे, हमारा सेटलमेंट हुआ, लेकिन वो कागजों पर नहीं चढ़ पाया। कागजों पर ना चढ़ने की वजह से केवल ओरल सेटलमेंट हुआ। ओरल सेटलमेंट के बाद हमने पेमेंट डालना शुरू कर दिया और बाद में वो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया जिसने ओरल सेटलमेंट किया था, नया आया, उसने कहा ये तो पहले जमा हो ही चुका है, जितना बाकी उस पर सेटलमेंट कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने प्रैक्टिकली आती हैं। तो जो भी सेटलमेंट कर रहा है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके सेटलमेंट ऑन पेपर्स हो, उसकी एक कॉपी हमारे पास हो,
बैंक की सील उस पर लगी हो, ऐसे लिख कर न दिया गया हो, वो सेटलमेंट की कंडीशंस कंप्यूटर पर चढ़ाई गई हों, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन आप किसी भी एम्प्लॉय से करके ले लीजिए कि भैया देख कर बताओ जरा क्या कितनी हमारी रिकवरी, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लीजिए या किसी दूसरी बैंक से करवा ली। जो भी एक तरीका आपको ढूंढना चाहिए कि कैसे हम उसको पता करेंगे मेरा सेटलमेंट ऑन पेपर्स वेबसाइट पर भी चढ़ा है, ऑन पेपर्स चढ़ाया गया है। हालांकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से पहले बैंकों के डेट रिकवरी बॉडीज होती हैं, उन रिकवरी बॉडी से ही सेटलमेंट करना चाहिए। बैंकों से भी अगर सेटलमेंट, बैंक के मैनेजर से आप सेटलमेंट करते हैं तो भी उनसे कहिए कि इसको क्रॉस वेरीफाई करके मुझे दीजिए और वेबसाइट पर चढ़ा हुआ है ऐसा मुझे दिखाइए। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप उसमें पेमेंट जमा कर दिए ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो सके। और ये जो जजमेंट है बहुत अच्छा जजमेंट भी कह सकते हैं और दूसरी दृष्टि में इसका मिसयूज भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए आपका टाइम अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, सेटलमेंट के बावजूद टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनसे कहिए हमें लिख कर दीजिए और वेबसाइट पर चढ़ाइए। नहीं तो मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा ठीक है अगले महीने जमा कर देना, हमें लगा कि हमारा टाइम निकल रहा था, बैंक ने हमें रिलीफ दे दी। हकीकत यह है कि बैंक आपसे पैसे जमा करवा के हो सकता है ओटीएस कैंसिल कर दे, वन टाइम सेटलमेंट कैंसिल कर दे और कहे अब नए सिरे से नई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।